अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। हमारा आज का जो लेक्चर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है लॉ गेट एस्पिरेंट्स के लिए। जैसे कि आप सबको पता है कि कुछ ही दिनों के अंदर लॉ गेट कंडक्ट होने जा रहा है। अक्सर स्टूडेंट्स के कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो आउट ऑफ सिलेबस होते हैं, तो आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं और किस तरीके से आप इस लॉ गेट के अंदर कामयाब हो सकते हैं वही आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स का कि सर अगर हम लॉ गेट टेस्ट के अंदर अपीयर ना हो तो क्या हमारी अटेम्प्ट काउंट होगी या नहीं होगी। तो देखें, अगर आपने वहाँ अटेंडेंस मार्क कर ली तो आपकी लॉ गेट टेस्ट काउंट होगी। अदरवाइज़ अगर आपने अप्लाई कर लिया है और वहाँ आप जाकर जो है अपीयर नहीं होते तो आपकी अटेम्प्ट हरगिज़ काउंट नहीं होगी। सेकंड थिंग, अक्सर स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन कि सर आप ये बता दें कि अब किस तरीके से हम प्रिपरेशन करें कि 2 से 3 दिन के अंदर हम जो है इसकी तैयारी मुकम्मल कर सकें। देखिए, अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि लॉ को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया है, जिसने जो कि लॉ को बिल्कुल ही ज़ीरो से पढ़ रहा है, तो उसके लिए 2 से 3 दिन काफ़ी नहीं है। उसको मैं यही कहूँगा अपनी अटेम्प्ट वेस्ट ना करे, वो जो है एटलीस्ट 2 to 3 मंथ्स प्रिपरेशन करे। ठीक है, गोल्डन बैच के अंदर मेंबरशिप ले सकता है। अदरवाइज़ वो क्या करे कि वो सेल्फ स्टडी करे, लेकिन 2 से 3 महीने के अंदर वो इतनी प्रिपरेशन कर लेगा कि वो ख़ुद से भी लॉ गेट टेस्ट में पास हो जाएगा। लेकिन 2 से 3 दिन काफ़ी नहीं है, हरगिज़ नहीं है। अब जैसे कि हमने कल क्या क्या स्टडी की थी, कल जो है हमने QSO डिस्कस किया, फिर उसके बाद CPC डिस्कस किया, उसके बाद लीगल एथिक्स डिस्कस किया। आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के अलावा जो है हमारे पास लीडिंग केसेस, और लीडिंग केसेस के अलावा फिर आ जाता है हमारे पास PPC, CRPC, इंटरनेशनल लॉ और जूरिस्प्रूडेंस। आज हमने फोकस किन किन सब्जेक्ट्स पर करना है? आज हमने सिंपली फोकस करना है आपके इस पोर्शन की तरफ जिसके मार्क्स की वेटेज ज़्यादा है। कितने मार्क्स हैं? ये हो गए 10, 15, 20, 35 मार्क्स आज हमने एनी हाउ कवर करने। कल हमने कितने मार्क्स कवर किए थे? कल हमने 50 मार्क्स कवर किए थे, और नेक्स्ट डे यानी कि कल हम फ्राइडे के दिन हम जो है 15 मार्क्स कवर कर लेंगे। 3 डेज़ का ये जो हमारा प्रिपरेशन सेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टूडेंट्स बहुत ही घबरा जाते हैं, पैनिक हो जाते हैं। यहाँ से तैयारी तो बड़े ही अच्छे से करके जाते हैं, लेकिन जैसे ही टेस्ट सामने आता है तो टेस्ट सामने आने के बाद बहुत ही पैनिक हो जाते हैं। वो समझते हैं कि ये टेस्ट में तो ऐसे सवाल आता है जो हमने कभी पढ़े ही नहीं है। देखिए, पैनिक क्यों हो रहे हैं आप ये समझें, आप ये देखें कि आपने प्रिपरेशन 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चंस की है। ऐसे भी स्टूडेंट है हमारे पास, जैसे कि अली मुर्तज़ा, उसने क्या किया, उसने जो है उसने कहा कि सर मैंने लेने 50 मार्क्स। मैंने कितने लेने? मैंने लेने 50 मार्क्स, और मैं तैयारी कहाँ से करूँगा? इन 3 सब्जेक्ट से करूँगा, और मैं 50 आउट ऑफ 50 उठा लूँगा। अब आप ये सोचें कि जो बच्चा सिर्फ इन 3 सब्जेक्ट्स की तैयारी कर रहा है, इज़ इट पॉसिबल कि वो जो है पास हो सके? नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। फिर भी उसने अपनी रखी और वो पास नहीं हुआ। तो अब करना क्या है? आपने जो है सारे के सारे सब्जेक्ट्स पर फोकस करना है। लेकिन अब हमारे पास दिन बहुत ही कम बचे हैं, तो आपने फोकस करना है किन पर? 20 और 10 मार्क्स पर। ज़्यादा फोकस किस पे करना है? QSO CPC, ठीक है। और उसके बाद फिर आप आ जाएंगे किसकी तरफ? PPC, CRPC और कॉन्स्टिट्यूशन या फिर लीगल एथिक्स की तरफ। लेकिन जो 5 नंबर्स वाले क्वेश्चन हैं उनको हरगिज़ टच ना करें। क्यों? क्योंकि उनका सिलेबस लेंदी है। इंटरनेशनल लॉ का सिलेबस भी लेंदी है। जूरिस्प्रूडेंस के अंदर 2 बुक्स हैं, और 2 बुक्स पढ़ने में एटलीस्ट आपको 10 to 15 डेज़ कवर हो जाएंगे। अब दूसरी बात कि हमने करना क्या है, कल से हम जो है मॉक टेस्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और मॉक टेस्ट में आपने अपीयर होना है। और मॉक टेस्ट में जब तक आपके 90% नहीं आती तब तक आपने जो है वो टेस्ट बार बार देनी ही देनी, ठीक है। और एक और सवाल स्टूडेंट्स का कि सर पास पेपर शेयर कर दें, सर पास पेपर शेयर कर दें। ये हरगिज़ LLB का पेपर नहीं है जिसके अंदर पास पेपर से सवालात आएंगे। ये मैं आपको बार बार क्लियर करवा दूं कि आपके जो ये लॉ गेट है वो आपके सिलेबस में से आएगा, लेकिन जो आपके पास पेपर्स हैं, पास पेपर्स में से 5 to 10% क्वेश्चंस ही रिपीट होते हैं। सारे के सारे क्वेश्चंस हरगिज़ रिपीट नहीं होते। क्या? सारे के सारे क्वेश्चंस हरगिज़ रिपीट नहीं होते। तो आपने इसकी तरफ
जो है फोकस नहीं करना कि हम जो है उसको क्लियर कर जाएंगे, हम पास पेपर्स हमने क्लियर कर लिए, इट मीन्स कि हमें लॉगेट आ गया। उसके बाद क्वेश्चंस किस नौयत के आते हैं, एक आता है मे या फिर शल का क्वेश्चन, या फिर आता है एक्सेप्ट और बट का क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद फिर कौन सा क्वेश्चन आ जाता है, उसके बाद फिर आ जाता है आपका एक और क्वेश्चन आ जाता है जैसे कि क्यूएसओ या फिर सीपीसी को उठा लेते हैं। अब सीपीसी से उसका बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है, कौन सा फेवरेट क्वेश्चन है, एक्सेप्ट वाला। वो उठाएगा सेक्शन 75 सीपीसी को, कमीशंस को, और कमीशंस में से वो ये कहेगा कि कमीशंस कैन बी ऑन, मतलब कि 4 ऑप्शंस दे देगा। 4 ऑप्शंस जो उसके अंदर ए बी सी डी है, उसके अंदर आपसे पूछेगा कि कमीशंस जो है अलो हो सकती है किन किन केसेस के अंदर। मिसाल के तौर पे पार्टीशन के लिए अलो हो सकती है, या फिर जो है आपकी जो है लोकल इन्वेस्टिगेशन के लिए, या फिर एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स के लिए, और लास्ट में फिर पूछेगा कमीशंस कैन बी अलो एक्सेप्ट। फिर जब उसने एक्सेप्ट का दिया, इट मीन्स कि कमीशन इन चारों में से तीनों पे एप्लीकेबल है और एक पर एप्लीकेबल नहीं है। उसमें ऑप्शन उसने लास्ट टाइम भी दिया था, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन। अब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अगर कमीशंस अलो होती भी हैं, अगर कोई प्रैक्टिस करता भी है, तो उसको मैं क्लियर कर दूं कि सेक्शन 75 के तहत हरगिज़ नहीं होती। फिर कहाँ पे होती है, जब आप सीआरपीसी पढ़ेंगे तो सीआरपीसी के अंदर 500 कोई 12 से ऑनवर्ड्स पूरा का पूरा चैप्टर मौजूद है कमीशंस का, उसके तहत कमीशंस अलो होती है। कहने का मकसद सिंपल इतना है कि आपने क्या करना है, आपने जब भी क्वेश्चन को पढ़ना है तो इस तरीके से, अच्छे तरीके से पढ़ना है कि आप जो है ये भूल ना सकें कि वो पूछ क्या रहा है। अक्सर स्टूडेंट्स ये भी गलती कर बैठते हैं, कौन सी गलती, सवाल आधा पढ़ा, आधे सवाल को समझ लिया और उसका जवाब खुद से ही दे दिया, बाद में कहा ओह ये तो मैंने पूरा पढ़ा ही नहीं था। कितने 2 आवर्स मिल रहे हैं आपको, इस 2 आवर्स के अंदर आपने 100 MCQs सॉल्व करना है। कितने MCQs, 100 MCQs, और 100 MCQs के लिए 2 आवर्स मोर देन इनफ है। 120 मिनट्स हैं, 120 मिनट्स, अगर 20 मिनट्स को भी आप हटा दें, एक एक मिनट के अंदर आप एक एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जब आप आर्मी का टेस्ट देंगे, जब आप कोई भी ऐसा कॉम्पिटिटिव टेस्ट देंगे, वहाँ पर आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए MCQs के लिए 30 सेकेंड्स मिलते हैं, वो भी स्टूडेंट्स क्रैक कर जाते हैं। फिर भी स्टूडेंट्स सर पैनिक हो गए थे, सर समझ में नहीं आया, मुझे डर लग रहा है टेस्ट देने के लिए। डर किस चीज़ से लग रहा है आपको, क्या डर आपको इस चीज़ से लग रहा है कि आपने तैयारी नहीं की। कॉन्फिडेंस कैसे आता है, कॉन्फिडेंस हमें आता है नॉलेज से। अगर मैं आपके सामने खड़े होकर कुछ बोल रहा हूँ, इट मीन्स के थोड़ी बहुत अल्लाह ताला ने मुझे नॉलेज दी, इस वजह से मैं आपके सामने रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। घबराना हरगिज़ नहीं है, टेंशन हरगिज़ नहीं लेनी है, पैनिक हरगिज़ टेस्ट के अंदर नहीं होना। आता है स्टूडेंट को सब कुछ है, लेकिन जैसे ही वो टेस्ट के अंदर जाता है, अपियर होता है और वो पैनिक हो जाता है, वो सोचता है कि इसका पता नहीं क्या जवाब होगा। देखिए आपने एक चीज़ पढ़ी है, आप एक प्रॉपर जो है लॉ पढ़ के आ चुके हैं, 3 ईयर 5 ईयर जो भी है, उसके बाद भी आप ये कह रहे हैं कि मैंने ये चीज़ पढ़ी नहीं है। चले नहीं पढ़ी, 2 से 3 महीने जब आपको लॉ गेट की प्रिपरेशन के लिए मिले, उसके बाद आपने क्या किया, फिर भी आपने नहीं पढ़ा, या तो फिर टाइम वेस्ट किया इधर उधर। करें इतना सिंपली, इन सब्जेक्ट्स पर फोकस कर लें जिनकी वेटेज ज़्यादा है, ठीक है। अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसके पास जो है फ़ीस का इशू है, या फिर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो कि 1 या 2 डे सेशन लेना चाहता है, तो मुझे व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर दें, मैं उसको वो सेशन भी भेज दूंगा। मेरा मकसद क्या है, आपको फैसिलिटेट करना, आपको लॉ गेट के अंदर पास करवाना, क्योंकि मैं सिर्फ और सिर्फ आपका ज़रिया बन सकता हूँ। आप ये नहीं कह सकते कि मैं ही पास करवाऊँगा। क्लियर है ये चीज़। उसके बाद वो क्या करता है, वो लेट सपोज के क्यूएसओ से क्वेश्चन रेस करेगा। अब क्यूएसओ से वो कौन कौन किस किस टाइप के क्वेश्चंस रेस कर सकता है, एक कर सकता है आपकी इलस्ट्रेशन से। अब इलस्ट्रेशंस बेस्ड जो क्वेश्चंस होते हैं, इसके लिए मैंने प्रॉपर एक 55 मिनट्स का लेक्चर दिया था, लेकिन अगर वो टाइम नहीं है आपके पास, तो आप क्या करें, आप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं, जैसे कि आर्टिकल 72 है, फिर आर्टिकल 74 है, या फिर जो है हमारे पास आर्टिकल 90 से लेके आर्टिकल 100 है, ठीक है, फिर बर्डन ऑफ प्रूफ का चैप्टर है, ये आर्टिकल्स के जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं, आप वो एक दफ़ा अच्छे से गो थ्रू कर लें। 129 की इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन वो क्या करता है, एग्जामिनर हमेशा या तो बीच में देगा या तो स्टार्टिंग में देगा, किस लिए, ताकि आपका टाइम वेस्ट हो। इलस्ट्रेशंस कब सॉल्व करनी है, इलस्ट्रेशन तब सॉल्व करनी है जब आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हो कि जिनके अंदर आपकी ग्रिप हो, जिस पोर्शन के अंदर आप ये समझते हो कि ये मैं बहुत ही जल्दी सॉल्व कर सकता हूँ।
एक स्टूडेंट जब भी क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेगा और क्वेश्चन नंबर 100 तक पहुंचेगा तो एक गो थ्रू के अंदर वो कितने क्वेश्चन सॉल्व कर सकता है? मैक्सिमम 40। अब 40 क्वेश्चंस वो तब सॉल्व कर सकता है मिनिमम टाइम के अंदर कि जब वो इलस्ट्रेशंस को साइड में रखे और जो शॉर्ट स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करता चले। क्लियर है? उसके बाद फिर जब आप आएंगे सेकंड टाइम के लिए, फिर जब आप सेकंड टाइम देखेंगे तो फिर आप एटलीस्ट 60 कर जाएंगे, उसके बाद फिर आप 80 कर जाएंगे और 20 क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको बिल्कुल बिल्कुल हरगिज़ नहीं आ रहे होते। उसके लिए आपने क्या करना है? उसके लिए आपने फिर जाहिर सी बात है तुक्के ही लगाना है, और तुक्के लगाएंगे तो हरगिज़ ये मत सोचें कि उसमें से बी सही होगा या सी सही होगा या फिर बी सी कर दिया। जब बी सी करेंगे तो डेफिनेटली बात है उसमें आपके 5-6 तो लग ही जाएंगे। करना ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपने क्या करना है? आपने ये देखना है कि ए है, बी है, सी है और डी है। इनमें से अगर ये दो जो है गलत हैं तो ए या डी है। अब ए और डी में से एक ऐसा जवाब है जो आपको थोड़ा बहुत लगता है कि ये हो सकता है कि ये हो, तो आपने उस पर टिक कर देना है। और अच्छा, दूसरी बात ये कि अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जो सर्किल है इस सर्किल को सही तरीके से फिल नहीं करते, और फिल करते भी हैं तो सर्किल आउट हो जाता है। तो सर्किल को आउट होने से भी बचाना है। क्यों? आपने टेंशन नहीं लेनी किसी चीज़ की, रिलैक्स होके आप ये समझिए आप टेस्ट क्रैक कर सकते हैं। ये सोच के जाएंगे तो डेफिनेटली बात है आप वो टेस्ट क्रैक करके भी आएंगे। अगर आप ये सोच के जाएंगे मैं टेस्ट कर ही नहीं पाऊंगा, टेस्ट तो बड़ा ही लेंदी, बड़ा ही टफ है, टफ नहीं है, वो बनाने वाला भी इंसान है, उसने आपको ये भी बता दिया था कि किस किस पोर्शन से मैं आपका टेस्ट कंडक्ट करने जा रहा हूँ। फिर भी अगर आप नहीं करते तो इट डज़ नॉट मीन कि आपको आता नहीं है, इट मीन्स कि आप अपना कॉन्फिडेंस को लूज़ कर रहे हैं। खैर, एक तो ये गलती नहीं करनी। दूसरी गलती क्या नहीं करनी? दूसरी गलती ये नहीं करनी, क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। अब स्टूडेंट ने क्या किया, जो उसके सर्किल्स बने हुए हैं इन सर्किल्स में से गलती से उसने कर दिया यहाँ पे टिक, यहाँ पे टिक, यहाँ पे टिक, फिर यहाँ पे टिक। अब उसने जब गो थ्रू किया उसने कहा 1 का आंसर तो मैंने यहाँ टिक कर दिया, 3 का आंसर तो मैंने यहाँ टिक कर दिया। क्वेश्चन बुक को और आंसर शीट को आमने सामने रख के फिर टिक करना है, ये भी आपने जल्दबाजी में हरगिज़ कदम नहीं उठाना, क्योंकि जल्दबाजी में इंसान जो है क्या करता है, अपना ही नुकसान करता है। खैर, यहाँ तक होप्स हो कि अभी तक आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। दूसरी बात ये कि आपने ये बात जहन में रख लेनी है कि किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब जब नेगेटिव मार्किंग होती क्या है? नेगेटिव मार्किंग होती है कि आपने 3 क्वेश्चंस किए, 3 क्वेश्चंस में से 2 आपके गलत हुए, इट मीन्स कि आपका हाफ आंसर गलत हो गया। फिर आपने चौथा किया, चौथा भी गलत कर दिया, तो इट मीन्स के 4 में से अगर आपने 3 सही किए, 4 में से अगर आपने 2 सही किए, 2 गलत किए, इट मीन्स कि आपका जो दूसरा आंसर है एक आंसर गलत काउंट होगा। फॉर सपोज आपने किए 70 करेक्ट और 30 रॉन्ग किए, तो 5% होती है उसकी कोई, तो 5% आपके कट के आपको मिलेंगे 65। ये होती है नेगेटिव मार्किंग, जो कि लॉ गेट का हिस्सा नहीं है। लॉ गेट में किसी किस्म की नेगेटिव मार्किंग हरगिज़ नहीं है। आपने 1 से लेके 100 तक सारे के सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आने, 80 नहीं करके आने, 90 नहीं करके आने, 95 नहीं करके आने, 100 के 100 पूरे के पूरे क्वेश्चंस सॉल्व करके आने हैं। ये नहीं सोचना कि टाइम नहीं है, 90 से ऑनवर्ड मुझे आते ही नहीं है तो मैं इसको छोड़ देता हूँ, बाकी जो मुझे आ रहे हैं वो करता हूँ, और टाइम बचा भी नहीं है फिर भी आपने वो 10 के 10 सवाल गलत किए वो अलग चीज़ है, लेकिन छोड़ कर नहीं आने। कहने का मकसद क्या है कि आपने 1 से लेके 100 तक सारे के सवाल क्वेश्चंस को आंसर करना है, ठीक है। और कोशिश ये करनी है कि अपने माइंड को भी वहाँ पर प्रेजेंट रखें। माइंड कहीं और चल रहा होता है। अक्सर ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जो सुबह तक जो है 6-7 बजे तक प्रिपरेशन करेंगे और फिर वहाँ उनको नींद आ रही होती है। नींद भी पूरी करनी है। क्योंकि मेरी आदत है, मैं प्रिपरेशन आपको करवाऊँगा सैटरडे नाइट नियर अबाउट 1 PM तक। उसके बाद आपको मैं यही प्रेफर करूँगा कि अब आपने कोई रिवीजन नहीं करनी, अब आपने सो जाना है, ताकि आप नेक्स्ट डे पे अच्छे तरीके से उस टेस्ट को परफॉर्म कर सकें। अंडरस्टैंड? क्लियर है ये चीज़? ठीक है। उसके बाद फिर हम आते हैं किसकी तरफ? अच्छा जी, उसके बाद फिर किसकी तरफ आते हैं? उसके बाद हम आते हैं लास्ट क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट का होता है कि सर ये बता दें कि कीज़ कितने दिन में आएंगी। डेफिनेट सी बात है, आपने टेस्ट दे दिया है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह आप कामयाब भी होंगे। 50% उठा ली होगी आपने तो आपका तब भी आंसर आएगा, 45 उठाएगी तब भी आपका आंसर आया होगा। 48 आवर्स के अंदर कीज़ आ जाती हैं। तो आप ये इररेलेवेंट क्वेश्चंस ना करें,
रेलेवेंट क्वेश्चंस किया करें जो आपके सिलेबस से रिलेट किया करें या सिलेबस से रेलेवेंट हो, इररेलेवेंट क्वेश्चंस ना किया करें। अंडरस्टैंड। दूसरी बात ये कि मे और शल के क्वेश्चंस कितने परसेंटेज है कि इस बार कितने परसेंट जो है मे और शल के सवाल आ सकते हैं। तो परसेंटेज की अगर बात की जाए तो नियर अबाउट कोई 10 to 12% जो है मे और शल के सवाल आ सकते हैं, और एक्सेप्ट के सवाल आते हैं कोई 3 to 4 क्वेश्चंस। इससे हटके और जो इलस्ट्रेशंस की बात की जाए तो इलस्ट्रेशंस जो है आपकी आ जाएगी नियर अबाउट कोई 3 to 5 क्वेश्चंस इलस्ट्रेशन से आ सकते हैं। और इलस्ट्रेशंस कहाँ कहाँ मौजूद हैं, आपकी पीपीसी के अंदर इलस्ट्रेशंस है, आपकी क्यूएसओ के अंदर इलस्ट्रेशंस है। पीपीसी के अंदर जब आप चैप्टर नंबर 17 ओपन करेंगे तो चैप्टर 17 के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, चैप्टर 17 के अंदर आपको थेफ्ट के अंदर बहुत ज़्यादा इलस्ट्रेशंस देखने को पढ़ने को मिल जाएंगी। तो कोशिश क्या करें, कोशिश ये करें कि आप क्यूएसओ पीपीसी की तरफ फोकस भी करें और उसकी जो है इलस्ट्रेशंस को भी पढ़ लें। पीपीसी अब याद नहीं होती तो पीपीसी की आपने क्या करना है, पनिशमेंट्स के लिए आपने बना लेना है एक चार्ट के अंदर आपने करना ये है कि आपने 3 इयर्स वाली पनिशमेंट एक सेपरेट कर देनी है, 7 इयर्स वाली जो पनिशमेंट है वो सेपरेट कर देनी है, लाइफ इम्प्रिजमेंट वाली जो पनिशमेंट है वो सेपरेट कर देनी है, इसके अलावा डेथ सेंटेंस वो सेपरेट कर देनी है। इससे होगा कुछ नहीं, होगा सिंपल इतना कि आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। अंडरस्टैंड। अब यहाँ तक किसी किस्म की कोई क्यूरी कोई भी क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं। थैंक यू, डेट्स ऑल।